हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सीएस फाइनल का हम एडवांस टैक्स लॉज का हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पार्ट ए में, दैट इज रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी 2015 टू 2020। काफी सारी चीजें हमने इसके बारे में डिस्कस की। जो स्कीम्स अवेलेबल है इस पॉलिसी में, दिस इज अ 5 ईयर पॉलिसी और हर 5 साल में इसको आगे बढ़ाया जाता है, रिफॉर्म किए जाते हैं इसके अंदर। और फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं ये पॉलिसी बनाई जाती है और इसमें अलग अलग तरीके से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज के लिए प्रमोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो आगे टॉपिक कंटिन्यू करना है हमारे कंटेंट में, अगर आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो पेज नंबर 699 है, उसमें अवेलेबल है। जो डी पार्ट है रिवॉर्ड्स का या फिर इंसेंटिव स्कीम्स का, वहां से हमारा डिस्कशन पेंडिंग था, तो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले पॉइंट में बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे। इसमें इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने कुछ रिवॉर्ड स्कीम्स अनाउंस की है। उसका इंटेंशन क्या है? टू प्रमोट दी एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना उनका मेन इंटेंशन है। और उसके लिए उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पे 2 अलग अलग स्कीम रखी है। अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए अलग स्कीम है, अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए अलग स्कीम है। तो 2 नाम है इसके लिए, MEIS और ACIS बोला जाता है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, दैट इज MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और दूसरा है सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में भी काफी आगे है। तो जो आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज है, बिजनेस आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, टेक्निकल सपोर्ट, ये वो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे बाकी कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। तो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपको ये रिवॉर्ड स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझते हैं। जो रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं उनमें से पहला उन्होंने बोला है दैट इज इजीली ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप। ठीक है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप आपको यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड मिल रही है। अब ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप है क्या, इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ऐसा होता है कि कुछ सिलेक्टेड नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विसेज को नोटिफाइड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने पे या नोटिफाइड कंट्रीज के लोगों को प्रोवाइड करने पे आपको जितने भी वैल्यू के गुड्स या जितने भी वैल्यू की सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करते हैं उसके बेसिस पे कुछ क्रेडिट मिलता है। स्क्रिप का मतलब ही अपने आप में क्रेडिट है। ठीक है, तो आपको कुछ परसेंटेज क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट का मतलब ये है कि फ्यूचर में कभी अगर आपको कोई कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत पड़े, चाहे इंपोर्ट्स पे या एक्सपोर्ट्स पे, तो आप वो क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कैशबैक मिल गया। जैसे होता है पेटीएम पे नहीं होता, वॉलेट बैलेंस होता है। तो आपने अगर पेटीएम से या बुक माई शो से या बिग बास्केट से शॉपिंग की या फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदी की और शॉपिंग पे आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक मिला और उन्होंने बोला कि ये वॉलेट है, इसमें हमारे ऐप के वॉलेट में ये पैसा रहेगा, आप अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं तो आप इतना अमाउंट इसमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ अ रिटर्न और अ कैशबैक और अ रिवॉर्ड विच इज इन द वॉलेट। आप उसको बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते, लेकिन आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं। तो सेम स्कीम इज हियर इन द नेम ऑफ अ रिवॉर्ड विच इज कॉल्ड अ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप। तो स्क्रिप का मतलब भी क्रेडिट ही होता है, रिपीट किया है वर्ड को और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ना जो ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप है, इसका जो परसेंटेज है दैट परसेंटेज डिफर्स, वो गुड्स टू गुड्स डिफर कर सकता है। और उन्होंने बोला है कि यूजुअली द मोस्ट कॉमन रेट इज इधर 2% और 3%। जो भी एक्सपोर्ट वैल्यू होगी उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक तो ड्यूटी स्क्रिप्ट वाला पॉइंट हो गया। दूसरा उसके बाद बोल रहे हैं द रिवॉर्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू द एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स थ्रू फॉरेन पोस्ट ऑफिस और कोरियर यूजिंग ई-कॉमर्स मोड। तो अगर आप फॉरेन पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी या कोरियर कर रहे हैं या ई-कॉमर्स कंपनीज के थ्रू अगर आर्टिकल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप बहुत ही बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पे और रिवॉर्ड्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद। रिवॉर्ड्स आर कंप्यूटेड एज अ परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू ऑफ गुड्स और द नेट फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड। ये मैंने आपको बताया कि कितना रिवॉर्ड देना है वो एक परसेंटेज पे गिनेंगे। अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो वो परसेंटेज गुड्स की FOB वैल्यू पे होगा। अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो नेट फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस पे उस चीज को गिना जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, मतलब ये रिवॉर्ड्स क्यों दे रहे हैं आपको? एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, वो तो एक ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयड है, वो तो हम स्टार्टिंग से देख ही रहे हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बोला, एक्सपोर्टर्स को इंडियन गवर्नमेंट या जो भी, हाँ इंडियन गवर्नमेंट ही बोल सकते हैं,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वो चाहते हैं, मतलब जो एक्सपोर्टर्स कोई रिक्वायरमेंट है, कितनी बार इंडियन गवर्नमेंट सब कुछ तो प्रोवाइड नहीं कर पाती ना, तो एक तरीके का प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि भाई एक्सपोर्ट्स को सोफिस्टिकेटेडली, सिस्टमैटिकली और इजीली, कन्वीनियंटली कंडक्ट करने के लिए जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में और जितना बेटर लॉजिस्टिक सिस्टम इंडिया में एक्सपोर्टर्स को चाहिए, उतना गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है, क्योंकि 100% अप टू द मार्क हर कोई नहीं हो सकता है और शायद कोई भी नहीं हो सकता है। तो यही चीज गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी करती है। तो दे आर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट जो कुछ भी नुकसान या ट्रबल या जो हार्डशिप फेस करनी पड़ती है एक एक्सपोर्टर को उस लेवल तक पहुंचने के लिए, तो उस केस में कॉम्पनसेट जो करना पड़ेगा वो यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है इस तरीके के रिवॉर्ड्स देके कि चलो हम आपकी कुछ सामने मदद कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन तब तक आप जो परेशानी फेस कर रहे हो उसका हम कुछ सॉल्यूशन निकाल देते हैं। उसी चीज की बात की है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्कीम्स की बात हो रही है जो ऊपर देख रहे थे, जैसे MEIS बोला है, तो MEIS का मैंने आपको बेसिक बता दिया, यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया है, मैं वापस वो पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ। नोटिफाइड गुड्स की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो अपेंडिक्स 3B देखना पड़ेगा। नोटिफाइड कंट्रीज अगर देखने हैं, कंट्री ऑफ इंपोर्ट मतलब सामने वाला कंट्री, ठीक है, तो वहां पे भी आपको अपेंडिक्स 3B में पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से गुड्स कौन से कंट्री में भेजने पे आप ये स्क्रिप्ट के लिए एलिजिबल होंगे। रेट ऑफ रिवॉर्ड जैसे मैंने आपको बोला नोटिफाइड गुड्स के हिसाब से वेरी करेगा, जनरली 2% 3% रहता है। फिर आगे कुछ बता रहे हैं, इन एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ अंडर MEIS, ये स्कीम में कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं, कौन से सेक्टर हैं जिनमें ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। देखें, सबसे पहले EOU मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, EHTP, BTP, STP, ठीक है, तो यहाँ पे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, बायो टेक्नोलॉजी पार्क है और STP है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। जो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस ऑलरेडी कहीं और ले रहे हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। DTA से सेज मतलब हमारे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से सेज एरिया में अगर गुड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसमें भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए थे सेम कंडीशन में अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं, ये हमने कस्टम्स में पढ़ा है, ट्रांसशिपमेंट जब वेसल चेंज होता है सिर्फ, और हमारा पोर्ट जो है वो एक हॉल्टिंग पोर्ट होता है। डीम्ड एक्सपोर्ट्स, उसके बाद अगेन वही SEZ, EWO, ESTP, BTP, फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन बोला जाता है। दीज प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड थ्रू DTA यूनिट्स, ओके। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, क्योंकि उसके लिए दूसरी स्कीम है SEIS, एक्सपोर्ट मेड बाय यूनिट्स इन द फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन। अब इसका प्रोसीजर आ गया, नेक्स्ट पेज पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो आपको जब शिपिंग बिल आप फाइल कर रहे हैं तो आपको अपना इंटेंट वहां पे मेंशन करना होगा कि हम इन फ्यूचर जो है इस तरीके का रिवॉर्ड चाहते हैं और हम इसके लिए एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताइए। तो अब ये जो शिपिंग बिल होता है, एक्सपोर्ट बिल जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमने कस्टम्स में पढ़ा था। तो ये शिपिंग बिल फाइल करने के भी 2 तरीके हैं। हमने वहां पढ़ा भी था कि यूजुअली इट इज डन इन ऑनलाइन मोड नाउअडेज, लेकिन अगर जरूरी हो तो ऑफलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो MEIS में एक EDI ऑप्शन बोला है, एक नॉन EDI ऑप्शन बोला है। EDI का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है, मतलब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली बिल फाइल करना और कुछ नहीं। तो और नॉन EDI जो है वो मैनुअल होगा, उसमें आपको पेपर वर्क करना होगा। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, ये उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में बताया। तो जब हम शिपिंग बिल फाइल करते हैं ना, तब आपको अपना इंटेंट या इंटेंशन बता देना है कि इन फ्यूचर हम इस तरीके का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं और हम इसके लिए जो है एप्लीकेशन फुलफिल करेंगे, सबमिट करेंगे। आगे उसी की बात हो रही है। एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर बोला हुआ है ANF 3A, फिर बोल रहे हैं DGFT की वेबसाइट पे ऑनलाइन फाइल करो, डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करके उसको सिग्निफाई करो, जो रीजनल अथॉरिटी है उसके पास आपको फाइल करना है। हार्ड कॉपी की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर रहे हो तो फिर हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली रहेगी। तो नीचे कंपैरिजन करके आपको बताया है कि ये सारी चीजें सबमिट करनी है। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोसीजर आपको समझाया जा रहा है। पहले पॉइंट में EDI शिपिंग बिल बोला, फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट बोला, ठीक है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो आपको देना पड़ता है। और एक RCMC की बात की थी हमने, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, वो भी सबमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। फिर नीचे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो क्लैरिफाई कर रहे हैं,
बिकॉज इट इज अ स्कीम, तो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। सेपरेट एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड फॉर ईच पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट इन केस ऑफ नॉन ईडीआई शिपिंग बिल्स। ठीक है, अगर नॉन ईडीआई शिपिंग बिल्स हैं तो जितने अलग अलग पोर्ट से आप अपने गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया में, या इंडिया के अलग अलग पोर्ट से अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हर एक पोर्ट के केस में आपको सेपरेट एप्लीकेशन जो है वो फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, इन केस ऑफ ईडीआई शिपिंग बिल, वो बोल रहे हैं कि एक सिंगल एप्लीकेशन जो है वो भी फाइल किया जा सकता है फॉर डिफरेंट ईडीआई पोर्ट्स। मतलब जो ऐसे पोर्ट हैं जहां से आपको इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट फाइल करके गुड्स एक्सपोर्ट करना अलाउड है, उन सारे पोर्ट्स के लिए आप एक सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर दें तो भी बेटर है। बट क्योंकि नॉन ईडीआई में फिजिकल फॉर्म फाइल होता है तो फिर आपको सेपरेटली फाइल करना पड़ेगा। दैट इज ऑब्वियस, यही फायदा है ऑनलाइन प्रोसेसिंग करने का। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो अगेन कस्टम्स का पार्ट है। जब आप शिपिंग बिल फाइल करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, गुड्स वेरीफाई हो जाते हैं, शिप पे लोड कर दिए जाते हैं, फिर आपको एक रिलीज ऑर्डर दिया जाता है कि आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तभी शिप वहां से मूव हो सकती है। दैट इज द लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर। सिंगल एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड विद अप टू 50 शिपिंग बिल्स। मल्टीपल शिपिंग बिल्स हैं, मल्टीपल एक्सपोर्ट्स हुए हैं, क्योंकि पूरे साल में आप एक ही एप्लीकेशन कर रहे हैं पूरे साल के जितने भी एक्सपोर्ट्स थे उसके लिए, तो यू कैन यूज सिंगल एप्लीकेशन ऑल्सो। रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल प्रोसेस द इलेक्ट्रॉनिकली एक्नॉलेज्ड फाइल्स एंड स्क्रिप्ट एंड शैल बी इशूड आफ्टर ड्यू स्क्रूटिनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। दैट इज इम्प्लाइड, वो यही होने वाला है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शैल बी इशूड विद अ सिंगल पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच शैल बी एनी वन ऑफ द ईडीआई पोर्ट्स फ्रॉम वेयर एक्सपोर्ट इज मेड। तो यहाँ पे बता दिया कि जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपको इशू की गई है, वहां पे बोला है कि इट इज इशूड विद अ सिंगल पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक ही रहेगा, विच शैल बी एनी वन ऑफ द ईडीआई पोर्ट्स फ्रॉम वेयर द एक्सपोर्ट इज मेड। तो आपको, ठीक है, आपने ईडीआई पोर्ट्स में से किसी भी ईडीआई पोर्ट से जो है गुड्स को एक्सपोर्ट किया होगा, तो जो स्क्रिप्ट आपको इशू की जाएगी वो वहीं से इशू की जाएगी। हाँ, फिर यूज करना है तो फ्यूचर में आप कभी भी यूज कर सकते हैं, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। इशू कहाँ से की जाएगी उसके लिए बोला है। इन केस ऑफ द शिपमेंट्स फ्रॉम द नॉन ईडीआई पोर्ट्स, ये वो वाले हैं जहां पे ईडीआई फैसिलिटी नहीं है और जहां से आपने पेपर वर्क किया है, द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शैल बी इशूड विद अ सिंगल पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच शैल बी द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट। तो सिंगल पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ईडीआई वाले केस में तो सारे ईडीआई पोर्ट आ जाते हैं, लेकिन नॉन ईडीआई वाले में वही पोर्ट आएगा जहां पे ये इशू किया गया है, तो फ्यूचर में फिर यूज करना होगा तो भी वहीं से करना पड़ेगा, ये एक डिफरेंस रहेगा। तो बेटर यही है कि आप ऑनलाइन वाली फैसिलिटी यूज करो, उसमें आपका भी फायदा है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्प्लिट्स, ड्यूटीज क्रेडिट स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग स्प्लिट्स। स्प्लिट्स इसलिए बोला हुआ है क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आपका एक एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साथ भेजना है, आप उसको आधा आधा करके पार्ट्स में, मतलब कंसाइनमेंट को ब्रेक करके इंस्टॉलमेंट्स में भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की जो प्रोसीजर है वो आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि ईडीआई वाले जो पोर्ट्स हैं, अगर उससे आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट का क्रेडिट इशू किया जाता है, तो वो सिंगल पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, लेकिन किसी भी ईडीआई पोर्ट के लिए वो वैलिड है। नॉन ईडीआई पोर्ट वाले केस में जिस नॉन ईडीआई पोर्ट से आपने एक्सपोर्ट किया है वहीं का आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर वर्क है तो वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी एक पोर्ट से एक्सपोर्ट किया, बेनिफिट दूसरे पोर्ट से ले ले, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड नहीं, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पे चल रहा है। फिर बोल रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिटेन करके रखने होंगे, 3 साल तक संभाल के रखने होंगे, ये सब बोला हुआ है। इन केस द एप्लीकेंट फेल्स टू सबमिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन डिमांड, अगर मांगे जाएंगे तो फिर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे विद इन द 3 years। तो फिर जो भी रिवॉर्ड्स आपने लिए ना, जो बेनिफिट्स आपने लिए ना, वो रिफंड करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट वाली बात तो बीच में आ ही जाती है। एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, करस्पॉन्डिंग कोड, मार्केट फॉर क्लेमिंग रिवॉर्ड, ये सब आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा पहले से, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के टाइम पे बताना पड़ेगा। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर द MEIA स्कीम, देखें क्या लिमिटेशंस रखी है। एप्लीकेशन इन फॉर्म अपेंडिक्स 3B शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months। टाइम लिमिट बोला है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जब इशू होता है तब से 12 महीने या फिर 3 months देखे जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ EDI शिपिंग बिल्स ऑन टू द DGFT सर्वर, प्रिंटिंग, रिलीज ऑफ द शिपिंग बिल फॉर नॉन EDI शिपिंग बिल्स विच एवर इज लेटर। तो या तो वो 12 महीने वाली कंडीशन या फिर
और दूसरी जो कंडीशन है वो 3 मंथ्स वाली, उसमें उन्होंने 2 डेट्स बोली है, जिस दिन आपने DGFT के सर्वर पे EDI शिपिंग बिल अपलोड किया या फिर प्रिंटिंग और रिलीज ऑफ द नॉन EDI शिपिंग बिल्स, दोनों में से विच एवर इज लेटर। तो EDI और नॉन EDI दोनों को बार बार कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 अवेलेबल टाइम लिमिट्स हैं, आपको जो सूटेबल हो आप यूज कर सकते हैं, 12 मंथ्स और 3 मंथ्स में से। अब ये एक स्कीम हमने कंप्लीट की, यहाँ तक आते आते दिस इज रिगार्डिंग द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब इसके बाद जो दूसरी स्कीम आएगी उसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग द सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम विच इज SEIS स्कीम, ठीक है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट स्कीम है दैट इज द सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम SEIS। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको मीनिंग तो उसका बता ही दिया है कि नेट फॉरेन एक्सचेंज जितना भी आएगा, सर्विसेज जितनी प्रोवाइड की जाएगी उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना स्क्रिप्ट क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो किस मोड से या किस मॉडल से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो इसके कुछ 4 मॉडल पॉसिबल है जो यहाँ पे बताए हुए हैं। पहला तो बोला है सप्लाई ऑफ अ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री, इसको क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बोला जा रहा है, मतलब ये B2B टाइप का ट्रांजैक्शन नजर आ रहा है। मॉडल 2 बोला है सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंज्यूमर ऑफ एनी अदर कंट्री इन इंडिया, ठीक है। तो जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन अब्रॉड मॉडल बोला जा रहा है इसको। वैसे तो लिखा हुआ है कि कंज्यूमर्स जो है, सर्विस कंज्यूमर्स जो हैं हमारे, वो किसी और कंट्री के हैं लेकिन सर्विसेज जो है वो अवेल कर रहे हैं इंडिया में। तो ये फॉरेन नेशनल्स के लिए हो सकता है या उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो कहीं पे भी हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में और वो कोई सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल। वैसे तो इन इंडिया लिखा है बट फिर बोल रहे हैं कंजम्पशन अब्रॉड, तो दोनों पॉइंट्स को अगर साथ में देखा जाए तो इट इज बोथ वेज पॉसिबल कि जो सर्विस कंज्यूमर है वो इंडियन नेशनल नहीं है। अगर वो इंडिया आया है और इंडिया में सर्विस कंज्यूम कर रहा है तो भी चलेगा, और अगर आउट ऑफ इंडिया कंज्यूम कर रहा है तो भी चलेगा। तो B2C वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है। तीसरे मॉडल में बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस इन एनी अदर कंट्री। कमर्शियल प्रेजेंस का मतलब आपका कोई सर्विस सेंटर, शोरूम, ऐसा कुछ किसी और कंट्री में है और उसके थ्रू आप सर्विसेज दे रहे हैं। और फोर्थ मॉडल में बोला है कि आपका कोई नेचुरल पर्सन, आपका कोई एजेंट, कोई सर्विसमैन फॉरेन कंट्री में अवेलेबल है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो ये भी हो सकता है। तो इसको प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन बोला जाता है। अब वो बोल रहे हैं कि 4 तरीके हो सकते हैं सर्विस देने के, वो तो समझ आ रहा है, लेकिन इसमें से रिवॉर्ड सिर्फ पहली 2 सर्विसेज में ही अवेलेबल है, क्रॉस बॉर्डर में और कंजम्पशन अब्रॉड वाले में, ठीक है। ये ध्यान रखना है कितना आपको रिवॉर्ड मिलेगा कौन से केस में, वो रेट दे रखा है अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से, क्योंकि हर सर्विस पे तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज के केस में ही ये रिवॉर्ड मिल सकता है। और रेट्स आप देख सकते हैं 5%, 3%, इस तरीके से अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं। ये रीडिंग पर्पस के लिए है, एग्जाम ओरिएंटेड हम नहीं बोल सकते कि कितना याद करके जाएंगे। आप रफली एक बार पढ़ सकते हैं उसको, बाकी ऐसे मेमोराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्टिल यू कैन ट्राई इफ यू वांट, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, नेट फॉरेन एक्सचेंज। नेट फॉरेन एक्सचेंज कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल बोला उन्होंने, ग्रॉस अर्निंग्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज में सिर्फ वही कंसिडर होगा जो अमाउंट नोटिफाइड सर्विसेज से आया हो, जो ऊपर एनलिस्ट की थी, उसके अलावा नहीं, ठीक है। इनएलिजिबल में वही पॉइंट दिया। अब प्रोसीजर पे आ गए। अगेन प्रोसीजर बताया उन्होंने कि कैसे आपको ये पूरा जो रिवॉर्ड है उसका बेनिफिट लेना है। तो जैसे ऊपर भी हमने MEIS वाले में भी एक प्रोसीजर देखा। सबसे पहले बोला है कि एन एप्लीकेशन फॉर द पर्पस शैल बी फाइल्ड ऑनलाइन फॉर अ फाइनेंशियल ईयर ऑन एनुअल बेसिस। तो इसके लिए फॉर्म नंबर है ANF 3B, ऊपर था ANF 3A बोला था उन्होंने, 3 था। एक बार फॉर्म नंबर फिर से चेक कर लेते हैं, मे भी वो सुन के आपको याद हो जाए। ANF 3A था और यहाँ पे 3B है, तो 2 फॉर्म्स है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर वाला पॉइंट भी कॉमन है। यहाँ पे हमारा रोल है CS, CA, CA में इनके सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जो कैटेगराइजेशन आपने किया है सर्विस प्रोवाइडर का और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का, और नेट फॉरेन एक्सचेंज जो आपने कैलकुलेट किया वो सही है या नहीं, उसके लिए सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद बोल रहे हैं एडवाइजेबल इज दैट द सर्विस इनवॉइस शुड कंटेन एंडोर्समेंट एज टू द स्टेटस ऑफ सच एक्सपोर्ट अंडर SEIS एंड द रेलेवेंट सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कोड। तो वही है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि SEIS स्कीम के तहत आप इस तरीके का एक्सपोर्ट और सर्विस करने जा रहे हैं। रियलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्स एंड लिंकेज देयर ऑफ विद द एक्सपोर्ट इनवॉइसेस इज एसेंशियल। जो पेमेंट आया है उसको इनवॉइसेस के साथ मैच करवाना जरूरी है, इम्प्लाइड है। रजिस्टरिंग या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है शैल प्रोसेस द एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन आफ्टर
ड्यू स्क्रूटिनी। ये वैसे एक्चुअली में रीजनल अथॉरिटी है, या इसको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी हम बोल सकते हैं। हमने देखा था एरिया वाइज अथॉरिटी सेटअप की थी, दैट इज RA। तो रीजनल अथॉरिटी वर्ड बेटर रहेगा, वही उन्होंने यूज किया हुआ है। इसके बाद लिमिटेशन फॉर फाइलिंग, टाइम लिमिट आ गई। अपेंडिक्स 3C का रेफरेंस दिया। टाइम लिमिट यहाँ पे बोली है 12 महीने। पूरे साल का क्लेम एक साथ करना होता है और साल खत्म होने के बाद अगले 12 महीने में, ऐसे बोला हुआ है। अब कुछ बेनिफिट्स बताए हुए, कॉमन प्रोविजंस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स। ये जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे उसी के लिए बोला हुआ है कि क्या बेनिफिट आपको मिलता है इस रिवॉर्ड स्कीम के हिसाब से, वही चीजों को फिर से उन्होंने रिपीट किया। तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको वही पॉइंट्स सेम टू सेम वापस देखने को मिलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा।